नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला, लेकर हाजिर हूं आप सभी के सामने आज की स्ट्रेट टॉक। तो जैसा कि भारत में मॉनसून का दिन चल रहा है, सीजन है मॉनसून का, अच्छी खासी बारिश हो रही है, लेकिन भारत के किसानों के लिए ये मॉनसून जो है सिर्फ एक खुशी लेकर नहीं आई है, बल्कि उससे पहले लगातार भारत का किसान परेशानियों से जूझ रहा है, संकट का सामना कर रहा है। ऊपर से एक और बड़ा संकट जो है भारत के किसानों पर आ खड़ा हुआ है। ये संकट है खाद की कमी का। ये खाद की कमी इसलिए भारत में सामने आ गई है एक विकराल संकट के रूप में, क्योंकि चीन की तरफ से वो चीन जहां से भारत को 80% तक जो है फर्टिलाइजर खाद की सप्लाई होती है, चीन ने अप्रैल और मई महीने से भारत में जो खाद की आपूर्ति है वो लगभग जो है बहुत ही हद तक सीमित कर दी है। कंप्लीटली बैन नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक कंट्रोल कर दिया गया है। और इसकी वजह से जो भारत का कृषि जगत है, क्षेत्र है, इसमें नई चिंताएं जो है सामने आ रही हैं उभर कर। और ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में भारत के जो किसान हैं, जो भारत का जो कृषि जगत है, उसको और भी बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए, आज हमारे बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं स्ट्रेट टॉक के मंच पर। उनका स्वागत कर लेते हैं। शिकागो से जुड़ रहे हैं, लाइफ स्टॉक साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर आर.एस. बाजवा, जाने माने जो हैं फार्मर इश्यूज एनालिस्ट भी हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ डॉक्टर आर.एस. बाजवा आपका स्ट्रेट टॉक के मंच पर। हाँ जी, नमस्ते जी नेहा जी। आपका और आपके सभी दर्शकों को भी नमस्ते जी सर। और स्ट्रेट टॉक पर बुलाने के लिए जस्ट टीवी का भी धन्यवाद करता हूँ। ये हमारा सौभाग्य है सर कि आप जैसे जो एक अनुभवी और बहुत ही वरिष्ठ फार्मर इश्यूज एक्सपर्ट और लाइफ स्टॉक साइंटिस्ट हमारे मंच पर आए, इसलिए आपका आभार जताती हूँ कार्यक्रम की शुरुआत में ही। लेकिन शुरुआत मैंने एक चिंता के साथ की थी सर। जिस तरीके से भारत का कृषि उद्योग, कृषि क्षेत्र अब खाद के संकट से जूझ रहा है, चीन की तरफ से, सबसे पहले तो मैं उस कारण को समझना चाहती हूँ कि चीन की तरफ से खाद की जो एक आपूर्ति में एक नियंत्रण किया गया है, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या दोनों देशों के संबंधों में जो संबंध पटरी पर लौटने लगे थे, सीमा पर तनाव लगातार जो है कम होने का दावा किया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद चीन की तरफ से भारत को खाद्य की सप्लाई में ये कंट्रोल किया जाना, इसे आप कैसा कदम देख पा रहे हैं और इसे कितना बड़ा संकट जो है इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए देख रहे हैं? ऐसा है नेहा जी कि इस वक्त सारी दुनिया में एक बहुत अनसर्टेनिटी की सिचुएशन सी चल रही है और ये अमेरिका के जो टैरिफ और जो ट्रेड टॉक्स चल रही हैं बड़ी फुल स्विंग में, उसका भी कहीं ना कहीं सभी कंट्रियों को थोड़ा इससे परेशानी सी नज़र आ रही है। और जब आप आ गए इस पर फर्टिलाइजर को, तो इसकी कमी को, इसकी सप्लाई को समझने के लिए हमें 3-4 चीज़ पहले ज़रूरी देखनी पड़ेगी जी। जैसे वर्ल्ड का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसके लिए हमें फूड भी ज़्यादा ग्रो करना पड़ेगा और जब जब फूड ज़्यादा ग्रो करना है तो फर्टिलाइजर की ज़रूरत तो पड़ेगी जी। एक अनुमान के हिसाब से ये अबाउट 50% जो दुनिया का फूड है वो फर्टिलाइजर अगर ना हो तो वो कम हो जाएगा। तो इसलिए फर्टिलाइजर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है जी। अब देखते हैं कि दुनिया में कोई 3200 मिलियन टन 3.2 बिलियन जी इतना ये फूड पैदा हो रहा है। इंडिया कोई कर रहा है 333 मिलियन टन और चाइना कर रहा है हमारे से डबल से भी ज़्यादा 706 मिलियन टन। अब इतना फूड ग्रो करने के लिए इसके साथ लाइफ स्टॉक भी है, वेजिटेबल्स भी हैं, फ्रूट्स भी हैं, तो काफ़ी फर्टिलाइजर की ज़रूरत है। और ये इंडिया की जो अपनी सिचुएशन है एट दिस टाइम जी, वी produce our own fertilizer in between 50 to 55 million ton per year जी। पर जो अपनी मोस्ट रिसेंट जरूरत है वो है अबाउट 65 मिलियन टन। सो इससे ये पता चलता है कि अबाउट
10 to 12 मिलियन टन हमारा वो शॉर्ट है, जो कि हम रशिया, मोरक्को, सऊदी अरेबिया इधर और कंट्रियों से लेते हैं। पर सबसे जो अधिक अपनी डिपेंडेंस है वो चाइना पर थी, क्योंकि चाइना एक तो वैसे भी अपने एशिया में है कंट्री, नज़दीक है और वहाँ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन फर्टिलाइजर की चाइना में है, तो वो हमें सप्लाई करता था। डिफरेंट तरह के फर्टिलाइजर थे, DAP, डाई अमोनियम फास्फेट, फिर यूरिया, फिर अमोनियम फास्फेट, ऐसे हैं। कुछ फास्फेट होते हैं, कुछ पोटाश होते हैं और बाकी नाइट्रोजन होते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। तो अब उससे जब वो बैन कर दिया, बैन भी कोई ऑफिशियल बैन डिक्लेयर नहीं किया, ये कह दिया कि हमारा चाइनीज इंस्पेक्शन क्वारंटाइन में डिले हो रहा है। सो दीज आर ऑल प्रोसीजरल डिले। जैसे वो पोर्ट पर सामान आता है, डिफरेंट कंट्री को कंटेनर में भरते हैं, तो वो अगर क्लियरेंस नहीं देंगे तो वो उसको चेक होके वो लोड नहीं होगा। सो ये जो व्हाई वी आर सो वरीड, क्योंकि ये जो क्रॉप के होते हैं वो डिफरेंट सीजन होते हैं। जैसे ये समर क्रॉप्स है, उसको खरीफ बोल देते हैं, जो विंटर है उसको रबी बोलते हैं, तो वो सीजन निकल जाएगा। बिल्कुल, दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दे शुड बी इन टाइम, एंड देन वो डिलीवरी होगी, उठाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा फार्मर के पहुंचते पहुंचते। अगर आप उसको 30-60 डे भी डिले कर दो, इट कैन प्रोड्यूस ए वेरी ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्शन। ठीक है जी। ऐसे में डॉक्टर RS बाजवा, क्या वाकई भारत में जो खरीफ की फसल है उसको ये जो आपूर्ति बाधित हुई है उससे बड़ा झटका लगेगा, बड़ा नुकसान होगा, उस प्रोडक्शन में कमी होगी, गिरावट देख रहे हैं आप? नहीं, अगर वो फर्टिलाइजर नहीं होगा तो डेफिनेटली गिरावट आने की जरूरत है। पर इंडिया is trying to arrange from other sources, जैसे सऊदी अरेबिया है, मोरक्को है, अफ्रीकन कंट्री से वो ले रहे हैं। पर वो महंगा भी होगा, वो महंगा पड़ेगा, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो देखो ना, अगर किसी से आप इंस्टेंट सेल करेंगे तो वो उसका फर्क तो पड़ेगा। एंड देन इट्स ए, आजकल और भी है कि वर्ल्ड भी डिस्टेबल है, बहुत सारी पोर्ट पर काम हो भी नहीं रहा। So it's a concern, I hope it's resolved in a good way, क्योंकि नहीं तो पुअर फार्मर तो पहले ही उनकी तो जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो इनपुट के साथ तो दुनिया भर में ही आजकल वो पूरी नहीं उतर रही, और वो जो अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स हैं वो नेगेटिव हैं, और ये प्राइसेस ऑफ द इनपुट वो ज्यादा हैं। तो टाइमली इसकी डिलीवरी होनी बहुत जरूरी है, चाहे चाइना से, अगर चाइना से नहीं तो कहीं और से। जी, तो आपने जिन देशों का नाम लिया है वो उसमें उन देशों से भारत को पहुंचने में कितना वक्त लग सकता है, जो कि भारत के किसानों के लिए एक और जो है मुश्किल बनी हुई है, उसके समाधान में कितनी मददगार साबित होगा? अगर 1 हफ्ते की देरी, 10 दिनों की देरी हो जाती है तो ये भी एक बड़ा चोट, बड़ा नुकसान का कारण बन सकता है। बिल्कुल, ये जो सोइंग सीजन होता है इसकी विंडो है जी, उस विंडो में तो अभी देखो जुलाई का एंड हो रहा है, ये मानसून और थोड़े दिनों में ये खत्म हो जाएंगे, तो उसके चलते बाकी है डिस्टेंस है, जैसे जैसे अपने जो नजदीक हैं, जो वहां से अगर आपको ऑस्ट्रेलिया से लेना है तो दूर है, अमेरिका से लेना है तो दूर है जी, रशिया से नजदीक है, मोरक्को और दूसरे जो कंट्री सऊदी अरेबिया है जी, वो पास में। सर मेरे पास सऊदी अरेबिया में जी इतना सरप्लस नहीं होता है, वो दे प्रोड्यूस अबाउट 20 मिलियन टन, अमेरिका प्रोड्यूसेस अबाउट 53, इंडिया आपको पहले बताया कि अबाउट 50, चाइना में बहुत ज्यादा है, चाइना में समवेयर क्लोज टू 90 मिलियन टन तक भी पहुंच जाता है।
जी। एक एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, लेकिन उससे पहले एक सवाल के साथ आपको छोड़ जाती हूँ। मेरे पास जो जानकारी है कि भारत ने जो है अपने ऑल्टरनेटिव जो है अपने खाद्य की सप्लाई के लिए जो है चूज किए हैं, वो यूरोप है, रशिया है, वेस्ट एशिया है, जैसा आपने सऊदी अरब का नाम लिया, और उसके बाद कंट्रीज लाइक जॉर्डन, मोरक्को, इजराइल, इन सब देशों से भी जो है उसने अपनी खाद्य की आपूर्ति के लिए जो है इंपोर्ट्स करना शुरू किया है। 15 से 20% ये जो है एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव यानी कि महंगे पड़ते हैं। तो अगर चीन का ऑल्टरनेटिव हम मोरक्को, जॉर्डन, यूरोपियन नेशंस, वेस्ट एशिया, रशिया, इजराइल, इन सब जगह पे देख रहे हैं, तो भारत का ये फैसला आप कैसे देखते हैं? खास करके जब हम देखते हैं कि खेती को और ज़्यादा मुनाफे वाला जो है उद्योग बनाया जाए, सेक्टर बनाया जाए, लेकिन ये लागत को और बढ़ा रहा है। स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं आप, हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिकागो से डॉक्टर आरिस बाजवा। ये उनका फिर से ब्रेक के बाद स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ फिर से ब्रेक के बाद सर आपका। और एक सवाल के साथ ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको छोड़ के गई थी कि जब बात होती है ऑल्टरनेटिव, हम किन देशों को बना रहे हैं, किन देशों को जो है अपनी लिस्ट में शामिल कर रहे हैं कि यहाँ से हम खाद्य की आपूर्ति कर सकते हैं, लेकिन 15 से 20% ये महंगे पड़ रहे हैं। इसमें यूरोपीय देश है, इसमें जॉर्डन है, मोरक्को है, इजराइल है, और पश्चिम एशिया का आपने जिक्र किया ही। आप भारत सरकार की रणनीति को आप ऐसे में कैसे देखते हैं, खास करके खाद्य आपूर्ति को लेकर? देखो, दिस इज अ वेरी गुड स्टेप जी। और देखना यह है कि हाउ सून दे कैन बी रिलीज्ड एंड रीच आवर पोर्ट्स एंड देन रीच इन द हैंड ऑफ द फार्मर। ये प्रिकॉशन अच्छी है। ये इस बार आई डोंट नो हाउ इट विल प्ले, कितनी जल्दी आ जाएंगे जी। मगर इन फ्यूचर इंडिया को अपने फीट पर खड़ा होने की जरूरत है, क्योंकि फर्टिलाइजर चाइना और इंडिया की पॉपुलेशन के लिहाज से दीज टू कंट्रीज नीड लॉट ऑफ फर्टिलाइजर जी। और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री अपने इंडिया में हमें ये अपनी डेवलप करनी पड़ेगी और अदर जो उसके साथ में जो मुल्कों से लेना है उनके साथ बड़े फ्रेंडली रिलेशन में ये चीजें लिए जानी चाहिए। और वैसे भी चाइना ने आई डोंट नो व्हाई दे स्टॉप्ड इट, क्योंकि ये फूड के जो आइटम होते हैं जहाँ बायलैटरल डिसीजन हो जाते हैं तो ये कैंसल या एकदम इनको स्टॉप नहीं करते। अब उनके पीछे उनकी क्या राजनीति है, क्या कूटनीति है, वो तो कुछ चीजें आगे चल के हम देख सकते हैं, उसमें पता लगता है जी। बट ये इंडिया को अपने अल्टरनेट जो किए हैं वो आई होप दे आर ऑन ए वेरी इमरजेंसी बेसिस जी। तो वो मेरे पास तो कोई इंफॉर्मेशन उसकी नहीं है, ठीक है, बट आई कैन विश, क्योंकि ये बड़ा एक संकट का इशू है एंड आई होप दे हैव आस्क्ड फॉर ए इमीडिएट डिलीवरी और वो पहुंच जाएंगे जी। आरिस बाजवा जी, आपने इंडिया की अपनी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की बात कही है। आपके पास कुछ ऐसे आंकड़े हैं कि भारत की जो अपनी जो है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री वो कहाँ खड़ी है अपनी जरूरतों के हिसाब से? क्योंकि पहले आपको मैंने बताया था जी जी कि we produce around 50 million मीट्रिक मिलियन टन पर ईयर जी, और अपनी जो डिमांड है वो 63 से 65 है। तो ये संतोषजनक है, ये संतोषजनक है ये परफॉर्मेंस फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का भारतीय जी। हाँ जी, एक बार फिर पूछिए। मैं कह रही हूँ कि ये जो हमारा प्रोडक्शन है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का 50% जो आप आंकड़े बता रहे हैं, क्या भारतीय जी 50 मिलियन टन पर ईयर, ये क्या हमारी जो खाद्य जरूरतें हैं उसके हिसाब से एक संतोषजनक जो है ये प्रोडक्शन कह सकते हैं आप, सेटिस्फैक्टरी प्रोडक्शन है? वही बात है जी कि we cannot produce what we need. We are deficient by 12 to 14 million ton per year. That's what we import from other countries. जी 50 मिलियन अपनी एग्रीकल्चर के लिए काफी नहीं है। हमारी डिमांड, हमारी कंजम्पशन कोई 64 मिलियन टन पर ईयर है, मिक्स्ड की सभी फर्टिलाइजर मिला के जी। पर मेरा सवाल यहाँ पे, आपने शुरुआत ही आरिस बाजवा सर पॉपुलेशन के साथ की थी
कि भारत जो है दुनिया की सबसे बड़ी सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है और भारत के सामने सबसे बड़ी जो बात है, सबसे बड़ी जो चुनौती है, इतने संख्या में भारतीयों का भोजन की व्यवस्था करनी है। तो क्या वो भारत जो भोजन के लिए आत्मनिर्भर है, उसे जो है उसके पास जो है इतनी उपज होती है कि कोई भी भूखा ना रह सके, ऐसे में फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को जिस तरीके से बूम किया जाना चाहिए था, जिस तरीके से फ्लरिश होना चाहिए था, ग्रोथ होनी चाहिए थी, वो नहीं की गई समय रहते? देखो, when we see our production and when we see our demand, जी, so that answer is very clear कि हमारे पास उसको रीजन बेटर दे नो व्हाट इट वाज, बट अपनी जो पॉपुलेशन है, फिर अपना कृषि नंबर 2 इन द वर्ल्ड प्रोडक्शन हो रही है चाइना के बाद, तो हमें वो बहुत इम्पोर्टेंट और उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देके उसको डेवलप करना चाहिए। मे बी वी सेट अप ए टारगेट दैट आफ्टर 3 years वी विल बी कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट। अगर हम सेल्फ सफिशिएंट ग्रेन्स में हैं और फर्टिलाइजर हम कहीं और से मंगा रहे हैं, तो दैट इज सेल्फ सफिशिएंसी इन माय बुक्स इज नॉट ए फुल्ली सेल्फ सफिशिएंसी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर दोनों चीज हमारे पास हो, फर्टिलाइजर प्लस अपने फूड की लैंड है, जैसे क्रॉपलैंड इंडिया की सबसे ज्यादा है दुनिया में, 180 मिलियन हेक्टेयर हमारे पास है। अभी अमेरिका भी अपने से कम है, चाइना की भी लैंड कम है, पर चाइना प्रोड्यूसेस डबल द फूड देन अस। जी, तो हमारे पास अपने फर्टिलाइजर होने चाहिए और इनपुट्स अपने होने चाहिए। एंड सेकंड में जो अपने डिपेंडेंट जिनके साथ हमें ट्रेड करना है, जी, उनके साथ मे बी इफ वी नीड टू हैव न्यू policy or treaty with some dependable country, so on a war footing we should do that, क्योंकि अभी 4 महीने के बाद नेक्स्ट सीजन आ जाए, if we don't have the fertilizer, how we are going to do? और ये नाइट्रोजन, अमोनियम, फास्फोरस, फास्फेट, ये 4 तरह के फर्टिलाइजर हैं और दुनिया में इनकी जो प्राइस है बहुत अप हो रही है। जैसे कोई है दैट इज कॉल्ड राबो बैंक रिपोर्ट, और उसके लिहाज से नाइट्रोजन और फास्फोरस, जी, उन दोनों में कमी नजर आ रही है, प्राइस ऊपर जा रही है। और वो जो पोटाश है थर्ड वन, वो सामान्य प्राइस रहेगी, अदरवाइज रेस्ट ये यूरिया, नाइट्रोजन, डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये 25 के सेकंड क्वार्टर में इनकी प्राइसेस अप होने जा रही है। जी, तो उससे भी कहीं इधर गवर्नमेंट हैज टू टेक दैट लॉस इन सब्सिडीज गिविंग टू द फार्मर्स, बट मनी इज मनी वेदर इट गोज फ्रॉम फार्मर पॉकेट और वेदर इट गोज फ्रॉम गवर्नमेंट पॉकेट। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बहुत ही बड़ी चिंता की बात आपने रखी है कि मनी इज़ मनी, चाहे वो किसानों की जेब से जाए या फिर सरकारों की जेब से जाए। लेकिन सर, लगातार किसानों की जो चिंता रही है भारत सरकार के सामने, उनकी यही जो है मांग रही है कि उनके पास खेती जो है अब मुनाफे का सौदा नहीं रह गया है। इसमें लागत इतनी ज़्यादा हो जा रही है कि जब बात इनकम की, आय की आती है, तो वो बहुत ही छोटी साबित हो रही है। और जबकि टारगेट ये था कि खेती को ही जो है मुनाफे का एक व्यवसाय बनाया जाए। लेकिन टाइम के साथ हम देख रहे हैं, हमारे पड़ोस में आपने चाइना का जिक्र किया कि चाइना इतना सेल्फ सफिशिएंट है कि ना सिर्फ वो फूड ग्रेन जो है इतनी बड़ी संख्या में, दुनिया में सबसे जो अधिक वो है वो अन्न उपजाता है, लेकिन भारत फर्टिलाइजर की स्थिति भी हम देख रहे हैं कि वो अपनी ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहा। साथ ही साथ जो उसके पास लैंड है, क्या उसका सही उपयोग कर पा रहा है? अपने किसानों को वो उतनी सुविधाएं दे पा रहा है कि किसान जो है उस तादाद में अन्न उपजाएं, वेस्टेज ना हो, और सारा का सारा जो है वो इस तरीके से व्यवस्थित की जाए कि निर्यात भी कर सकें और खेती को मुनाफे का सौदा भी बनाया जा सके। ऐसा है नेहा जी, जी, कि there are certain basics for the crop की planting, उसकी yield, सबको
और 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। जैसे फर्टिलाइजर की बात तो आपने कर दी कि वो अपने पास कमी है, जी। उसको पूरा किया जा सकता है। नंबर 2, चाइना ने क्या, व्हाई चाइना हैज डन? जी। नंबर 1, चाइना इम्प्रूव देयर इरिगेशन एफिशिएंसी। उनका 53% है। दैट मीन्स अगर 1 लीटर पानी है तो उसमें से 530 मिलीलीटर वो प्रॉपरली यूज कर लेते हैं। और इंडिया में हमारा अगर वो 31 है, सो पर लीटर वी ओनली कैन यूज 310 मिलीलीटर। एंड देन फिर दोबारा सीड्स हैं, देन देयर इज द रिसर्च, देन देयर आर certain other factors which they take care more. तो अभी इंडिया में देखिए ना, ये जो नॉर्थ इंडिया का 6 स्टेट्स जी, वहां पर अबाउट 80% फूड ग्रेन हम प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा, यूपी है, वेस्टर्न और इनके पास वाले हैं। अब अगर वो 80% हम वहां से करते हैं तो वैसी प्रोडक्शन अभी मध्य प्रदेश में वीट ग्रो हो रही है, वो पंजाब के मुकाबले में आ जाएगी। पर एवरी ईयर वी ऐड पीपल। सो अगर कहीं से भी, अभी क्लाइमेट भी चेंज हो रही है, अभी बारिशें बहुत ज्यादा हो रही है। मैं देख रहा हूँ कि सुन रहा था न्यूज कि इंडिया में जो फोरकास्ट है बड़ी हैवी रेंज की है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फिर जो सभी चीजें हैं, वाटर चैनलिंग, वाटर मैनेजमेंट, वाटर स्टोरेज, कहीं पानी मिलता नहीं, कहीं पानी ज्यादा हो जाता है। सो दीज थिंग्स गॉट टू बी कंट्रोल्ड, क्योंकि इंडिया के लिए अगर फूड की समस्या हो जाएगी तो वो और भी प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी तो किसान है कि वो, उनको भी नहीं पैसे बन पाए, एंड दैट्स वेरी ट्रू। ये कोई बहुत बड़ा मैथमेटिक्स नहीं है, क्योंकि इतनी चीजें जब महंगी हो रही है तो गेहूं और वीट के दाम, तो हमारे पीडीएस भी है जी, इसको बहुत ऊपर नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो ऐसा है कि अल्टरनेट करने पड़ेंगे, कोई एफिशिएंसी इनपुट की बढ़ानी पड़ेगी। अगर फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर के और भी इम्पैक्ट्स हैं जी, जैसे मैं वो 6 स्टेट्स बता रहा था। बिल्कुल जी। वहां से जितना फूड पैदा हो रहा है, देयर इज वन कंपनी इन न्यूयॉर्क, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में, उन्होंने रिसर्च किया है कि वो 6 स्टेट्स में एनवायरमेंटल कॉस्ट एवरी ईयर 5 बिलियन के हैं, 5 बिलियन यूएस डॉलर। और जो लोगों पर ह्यूमन हेल्थ कॉस्ट है वो फूड ग्रो करने की इंडिया में, वो 1 बिलियन है। तो अभी हमसे वहां से हम कोई 14 बिलियन का फूड पीडीएस के लिए खरीदते हैं जी, जो फूड की कास्ट प्लस डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज की, अगर 14 बिलियन के मुकाबले में अगर 6 बिलियन का लॉस हो रहा है, लॉस आई मीन दैट्स नॉट विजिबल, मगर वो लैंड प्रोड्यूस करना बंद कर देंगे। वो जो ह्यूमंस में कैंसर, किडनी, ओबेसिटी, डायबिटीज, ये जो मिनरल इम्बैलेंसेस, तो देन what we lose when people are not healthy, we lose their output, we lose their efficiency. तो ये सभी समस्याएं हैं, ये इन द चेंजिंग क्लाइमेट, ये सभी देखनी पड़ेगी, अदरवाइज फूड क्राइसिस हो सकता है। बिल्कुल, बहुत आपने एक गंभीर बात रखी है कि फूड क्राइसिस से अगर भारत को खुद को बचाना है तो उसको समय रहते जो है तमाम जो आर.एस. बाजवा ने यहाँ पर सजेशंस दिए हैं उनको लागू करने में देरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि चरणबद्ध तरीके से इन पर अमल करने की ज़रूरत है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, यहाँ पर स्ट्रेट टॉक में रुकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे, अपनी बात आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भारत का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसे मुनाफे का सौदा क्यों नहीं बनाया जा सकता है और जा पा रहा है, और सरकारी जो योजनाएं हैं वो क्या इस समस्या को समाधान कर पाने में गंभीर लगती हैं, या फिर डाइवर्सिफिकेशन की बात जो है सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने की ही एक कोशिश के रूप में देखा जाना चाहिए।
फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शिकागो से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं डॉक्टर आर.एस. बाजवा, लाइफ स्टॉक साइंटिस्ट भी हैं और फार्मर इश्यूज़ को बहुत गहरे तरीके से समझते हैं। लंबे समय से इनका अनुभव है, भारत की खेती को बहुत करीब से इन्होंने देखा भी है, हरित क्रांति के समय से भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आर.एस. बाजवा सर, आपका स्ट्रेट टॉक के प्लेटफॉर्म पर। आपने फूड क्राइसिस की बात कही है और मुझे लगता है कि शायद भारत को इसकी आशंका पहले से है। ऐसे में नई नई नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ जो है वो केंद्र सरकार लेकर आई है और राज्य सरकारों से इसे लागू करने की बात हो रही है। अगर आप भारत सरकार के नेशनल पॉलिसी जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, अगर आप इससे अवगत हैं तो हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि क्या ये पिछले दरवाजे से कुछ ऐसा है कि वो जो 3 कृषि कानून थे उन्हीं का एक नया ड्राफ्ट है, या फिर ये वाकई भारत जो आपने चिंताएं जताई हैं कि जैसे हम 1 लीटर पानी में उसका कितना भाग इस्तेमाल कर पाते हैं और चाइना जो है वो कितना भाग इस्तेमाल कर पाता है, उसी तरीके से आपने संस्थागत कमियों खामियों की बात रखी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात रखी है। इन सभी के अभाव में भारतीय कृषि जो है वो संकटों का सामना कर रही है। ऐसे में मैं समझना चाहती हूँ कि द नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी, इसे आप कैसे देख रहे हैं? नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी ऐसा है कि आई एम मोर फेमिलियर विद द पंजाब पॉलिसी जी। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो किसी भी कंट्री की जो वो एग्रीकल्चर पॉलिसी होती है वो 45% तो वहाँ के इकोनॉमिक्स पर चलती है जी। और 32 ऑलमोस्ट उसमें सोशल सिस्टम्स होते हैं। फिर अबाउट 10 to 15% होता है एनवायरनमेंट जी। और नंबर 4 होता है अबाउट 10% 8%, क्योंकि पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स तो सारी दुनिया में ही चलती है। अभी देखिए जो अमेरिका में भी इतनी एग्रीकल्चर को सेल करने की कोशिश की जा रही है जी। तो वी हैव ए बिग एग्रीकल्चर सेक्टर एंड वी हैव ए बिग नंबर ऑफ स्टेट्स who are very much into the farming, उनका बहुत वोट है जी। मगर इंडिया में थोड़ा उल्टा है। देखिए अपने कोई 80% फार्मर तो बहुत वो छोटे हैं। जब उनको पॉलिसीज बनती हैं तो आई डोंट थिंक दे कम एनीवेयर क्लोज टू द मीडियम एंड द लार्ज फार्मर। जो सब्सिडी हैं वो ऊपर रह जाती हैं जी। जो और कोई ग्रांट्स हैं वो ऊपर रह जाते हैं। जो कोई रिसर्च समाने हो रही है इंडिया में, ऐसी बात नहीं है। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ग्रुप अच्छा है मगर अब इस दुनिया में बहुत भारी तब्दीली हो रही है। हमें खेती जा रही है प्रिसीजन एग्रीकल्चर, नैनो फर्टिलाइजर, फिर जो और अपने सीड डेवलपमेंट, इरिगेशन फैसिलिटीज, ये ऐसी चीजें चल रही हैं। मैं कई बार ऐसा देखता हूँ कि अपने जो 1-2 एकड़ वाले फार्मर्स हैं जी, वो कहाँ जाएंगे? क्या वो इतनी जो नई खेती के ढंग हैं वो उनके पास तो रिसोर्सेज नहीं है। दे कैन नॉट डू इट। फिर हमारे जो फार्म हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं। सो छोटे छोटे के होने को एक के पास बात कोई मानते हैं, कोई दूसरे बात नहीं करनी चाहते। सो हाउ वी आर गोना डू दिस? ये बहुत सी गंभीर समस्याएं हैं इंडिया में। अभी उनको जो इन्वेस्टमेंट करना है, आई थिंक एग्रीकल्चर इज चाइना के, आई सी इट इन ए पॉजिटिव वे टू, पॉजिटिव इन ए वे कि चाइना ने बता दिया, जैसे वो कह रहा है कि हमारे पास तो भाई अब खुद शॉर्टेज होने जा रही है तो मुझे अपनी डोमेस्टिक नीड्स के लिए भी रखना है। बिल्कुल। सो वी शुड नॉट डाउट, आई मीन इट मे बी दे आर द 2 सुपर पावर्स गोइंग टू बी इन एशिया और वो एक दूसरे को अपने से ऊपर जाने को नहीं चाहती। और अभी जो चाइना का इंटरनल स्ट्रक्चर भी है, वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, थोड़ी इकोनॉमिक ठेस है, ऊपर से अमेरिका के साथ भी प्रेशर चल रहा है। Now they are worried where to sell their products, because they sell everywhere. तो
तो अभी ये जो फर्टिलाइजर की बात हम कर रहे थे और दूसरी चीजें, इंडिया को अपने खुद आत्मनिर्भर होने की जरूरत है जी। और इसमें कोई फाइनेंसिंग बढ़ानी पड़ेगी, कोई और काम करने पड़ेंगे जी। सो वी हैव टू डू सर्टेन बाइलैटरल मल्टीलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें ये सब कुछ अच्छा हो जाए। बिल्कुल। आपने लैंड्स की बात कही, छोटे और जो है मझोले किस्म के जो किसानों की बात कही है, जिनके पास लैंड होल्डिंग्स कम है, क्या लैंड रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत आप देखते हैं? अगर हम जो है नई तकनीक के साथ कृषि को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, उसको एनकरेज करने की बात कर रहे हैं, तो भारत के किसानी को संपन्न बनाने की दिशा में डू यू अग्री कि लैंड रिफॉर्म्स की भी अभी जाकर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है? हालांकि पहले भी जो है भारत के इतिहास में देखा जाए तो लैंड रिफॉर्म्स लाए गए थे। जी हाँ, देखिए कि मैं एक एग्जांपल पंजाब की देता हूँ। आई रोट वन आर्टिकल वन टाइम। जी। वी हैव 23 डिस्ट्रिक्ट्स। ऐसे ही इंडिया में वी नो हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन ईच स्टेट। जी जी। तो हमारे पंजाब में 23 हैं। तो हमारे ब्लॉक हैं, इंडिया में सभी डिस्ट्रिक्ट फिर ब्लॉक्स में बटे हुए हैं। जी। तो वी हैव इन इंडिया 150 ब्लॉक्स और 150 ब्लॉक्स में वी हैव अबाउट, पंजाब में 12,500 गांव हैं, 12,500। जी। तो जब हम उसको एक ब्लॉक में बांट देते हैं तो पता चल जाता है कि एक ब्लॉक में कितने गांव हैं। जी। तो अभी आपने किया था कि हमें लैंड रिफॉर्म कैसे करनी चाहिए। जी। अभी लैंड रिफॉर्म के करने के लिए we should make cluster of villages. जैसे in India, in Punjab, I wrote that we should make some clusters. Each cluster should have 21 villages. जी। और वो क्लस्टर में कोऑपरेटिव कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होनी चाहिए। तो क्या उनका, हमें मालूम है किसी का 1 एकड़ है, किसी का 2 है, किसी के 5 है, और वो उनका शेयर का हमें मालूम है हाउ मच लैंड उन्होंने इसमें लगाया। जी जी। तो उसी हिसाब से उनका जो इनपुट है वो भी वर्कआउट किया जा सकता है। जी। देन वी कैन डू बेटर फार्मिंग। अभी हर घर में एक ट्रैक्टर है, वो 2 एकड़ जमीन है, 1 ट्रैक्टर है। जी। हर एक आदमी ने अपना ट्यूबवेल लगा लिया, क्या बिजली फ्री है। सो अगर उनको हम ये जो रिसोर्स हैं इनको अगर हम बचाएंगे तो ये भी इनकम है, ये भी इनकम है। बिल्कुल। तो मनी सेव्ड, मनी अर्न्ड इज वन थिंग, बट मनी सेव्ड और द रिसोर्स सेव्ड इज योर रियल एसेट। तो हमें कोऑपरेटिव में जाना चाहिए और जो अपनी गवर्नमेंट है उनको इसमें काफी बिल्कुल। हाँ जी बाजवा सर, आपने सही बात कही कि रिफॉर्म्स के लिए कॉर्पोरेटिव सेक्टर्स को जो है इसमें शामिल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर फिर नीयत पर सवाल खड़े होते हैं। एक भरोसे की कमी है सरकार और किसानों के बीच में, और इसीलिए जो है कॉर्पोरेट्स का इसमें जो है शामिल हो जाना एक अविश्वास का बड़ी वजह बन रही है। एक छोटे से ब्रेक का इशारा हो रहा है, मैं ब्रेक के लिए रुकूंगी डॉक्टर आरएस सर। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जब लौटेंगे तो ये जो भरोसे की कमी लगातार बनी हुई है किसान आंदोलन के बाद से किसानों और सरकार के बीच में, तो फिर ये रिफॉर्म्स बीच में क्यों अटके हुए हैं? इसमें भरोसा किसकी तरफ से जो है इसको सुनिश्चित करने की जरूरत है? सरकार की तरफ से है, लेकिन सरकार क्या खुलकर किसानों के साथ बात कर रही है? नहीं कर रही है तो क्या वजह हो सकती है? एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है और सीधे चलते हैं बाजवा सर के पास। बाजवा सर, भरोसे की कमी, इसको आप कैसे देखते हैं? किसान और सरकार अगर रिफॉर्म्स लाने हैं तो पहले सरकार को किसानों को भरोसे में लेना होगा कि आप अगर इस तरह से रिफॉर्म्स में साथ आएंगे तो आपके साथ चीटिंग नहीं होगी, आपका जो प्रोड्यूस है उसकी पूरी लागत, पूरी मुनाफा, पूरा कीमत आपको दिया जाएगा। लेकिन जब कॉर्पोरेट आ जाता है तो कीमत की मनमानी होने लगती है, और भारतीय किसान, भारतीय जो फल उत्पादक हैं, सब्जी उत्पादक हैं, इन सब के साथ हमने लगातार ऐसी खबरें जो है खुद भी चलाई हैं, जहां पर अगर अधिक मात्रा में कुछ उपज हो जाती है तो उसे कौड़ियों के दाम मिलते हैं। जी ऐसा है नेहा जी, ये जो भरोसा है ना जी, ये टू वे स्ट्रीट है जी। इवन बिटवीन इंडिविजुअल्स, बिटवीन फ्रेंड्स, बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन,
सो इज द गवर्नमेंट। जी। ये टू वे स्ट्रीट का मेरा कहने का ये मतलब है कि अभी पावर जिसके पास ज्यादा है उसकी इसमें ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल। अब देखिए ना, पीडीएस सिस्टम है इंडिया में जी। अब वो सी द पीडीएस आर्टिकल इन अमेरिकन मैगजीन टू कि इतना करप्शन है उसमें। देखो ना, फूड तो पैदा हुआ जी, मगर जब वो डिस्ट्रीब्यूशन में गया तो वहां करप्शन हो गई। बिल्कुल। अभी फार्मर्स के लिए जब वो सब्सिडी आती है, यूरिया मिलता है, दिस एंड दैट, उनको गांव में बहुत ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ता है। दो दिन खड़े रहो, आएगा मिलेगा, किसी को कुछ, किसी की थैली गर्म करनी पड़ेगी, क्या वो सेइंग है इंडिया में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा है। और ऐसे जो फार्मर के साथ, जैसे वो 3 बिल थे, अब मैं दूसरी तरफ फार्मर की बात भी बताता हूँ जी। कहीं ना कहीं भरोसा करना पड़ेगा। कारपोरेट आएगी, कारपोरेट कोई बहुत इतनी खतरनाक चीज नहीं है। देखिए ये अगर कोई एक प्रोफेशन है जी, अप टू 4 businesses of that kind, if they stay there, that is no problem. पर अगर वो 6, 7, 8 अगर 10 टोटल बिजनेस हैं, 8 में कारपोरेट आ जाए, then it starts giving the trouble. Now for the farmers, it's very easy. जैसे हमने वो कोऑपरेटिव्स में कहा था कि जितना जितना आपका शेयर है, दैट कैन बी रिटर्न, पीपल कैन वर्क ऑन देयर फार्म। अगर वो एक्सेसिव लेबर नहीं चाहिए, दे कैन वर्क इन सम जॉब, इंडस्ट्री क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर गांव के लोगों की वो रीऑर्गेनाइजेशन करके, लैंड पूलिंग करके, जैसे भी वो कोऑपरेटिव करेंगे, तो जो लोग सरप्लस होंगे उनको नौकरी देनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो अमेरिका ने भी पहले ऐसा ही किया था कि जब गांव डेवलप कर दिए, एजुकेशन आ गई, स्कूल आ गए, देन पीपल स्टार्ट गेटिंग जॉब्स, इंडस्ट्री इंक्रीज हुआ। सो अभी इंडिया डेवलपिंग स्टेज में है, तो दिस इज द टाइम वेयर वी हैव टू ग्रो इंडस्ट्री along with और ऐसे में निवेश की जो है बहुत ज़रूरत होती है। एक अहम सवाल है और समय बहुत ही कम है, लेकिन मैं ये सवाल क्योंकि अहम है, अब दुनिया भर में जो है जिस तरीके से डील हो रही है, टैरिफ को लेकर डील हो रही है, यूएस और भारत के बीच जो है टैरिफ को लेकर डील हो रही है। अभी यूएस और यूरोप जो है, ईयू जो है, यूरोपीय यूनियन, उसके साथ डील हुई है और इसमें जो है भारतीय कृषि जगत को कहीं ना कहीं जो है एक फोकस माना जा रहा है। इसे आप कैसे देखते हैं बाजवा सर? भारत का कृषि जगत कितना सेफ है, सिक्योर है ऐसे माहौल में जहां अमेरिका और यूरोपीय यूनियन भी टैरिफ डील कर चुके हैं, भारत के साथ भी वो जो डील फंसा हुआ है, कहा जा रहा है कि अमेरिका अड़ा हुआ है कि वो अपने कृषि उत्पाद भारतीय बाजार में बेचे। इतनी अनिश्चितताओं के बीच में भारतीय एग्रीकल्चर को फोकस पे रखना आप कैसे देख रहे हैं? ये नेहा ऐसा है कि व्हाई अमेरिका इज डूइंग ऑल दिस जी, क्योंकि वो टैरिफ क्यों लगा जी। ये मैं छोटी बात समझा देता हूं कि अमेरिका में इंपोर्ट्स ऑफ ऑल गुड्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जी, अमेरिका में 3.3 ट्रिलियन का इंपोर्ट्स एवरी ईयर आता है। और जो अमेरिका से बाहर जाता है वो है 2.06 ट्रिलियन। तो यहां पर 1.3 ट्रिलियन का ट्रेड डेफिसिट गैप है जी जी। ओके, अब चलते हैं इंडिया पर। देखिए, इंडिया ने इंग्लैंड के साथ, यूके के साथ वो जो समझौता किया है जी, उसमें व्हीट और राइस को एक्सक्लूड किया, डेयरी, दूसरी ये चीजें की हैं जी। अब ना वो अमेरिका के पास मोस्टली आवर प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रम्प जी, दे वांट टू सेल 2 थिंग्स मोस्टली जी, एक डिफेंस इक्विपमेंट और दूसरा एग्रीकल्चर जी। क्योंकि रीजन वही है कि एग्रीकल्चर की लॉबी यहाँ स्ट्रॉन्ग है।
और वो लॉबी का वोट है वो ट्रम्प साहब को मिला जी। अब देखना ये है कि इन चीजों को बैलेंस कैसे करना है। अब देखिए, आई एम नॉट, बिकॉज आई कैन नॉट से फॉर अमेरिका, आई कैन नॉट आस्क इंडिया बिकॉज आई एम जस्ट ए डिबेटर ऑन द फोन। पर मुझे ऐसा है कि जैसे इंडिया में अपना डेयरी है उसको हम बहुत प्रोटेक्ट करें। जी जी। आई नो द इनर स्टोरी। अभी पंजाब की बात मैं बताता हूँ जी कि वी हैव मिल्क वेंडर्स। जी। अभी पंजाब में अबाउट क्लोज टू 4 लाख मिल्क वेंडर हैं जी, जो शाम को दूध कलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट डे आपको सप्लाई करते हैं। सो तो दे डू सर्टेन थिंग्स टू इंक्रीज देयर मार्जिन। वो क्रीम निकाल लेते हैं, ये करते हैं। अब मेरा कहने का क्या मतलब है कि दूध का प्रोसेसिंग हमारे इंडिया में बहुत कम है और अमेरिका में जो फूड प्रोसेसिंग है, मिल्क प्रोसेसिंग बहुत है। अभी देखिए ना, अगर ट्रेड तो होगा, ट्रेड में कुछ ना कुछ गिव एंड टेक होता है जी। सो इन माय ओपिनियन व्हाट आई से, अगर डेयरी को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो जितना आपका चल रहा है, मगर देयर आर सर्टेन अदर प्रोडक्ट्स व्हिच इंडिया डोंट हैव फ्रॉम द मिल। अगर वो लेके कुछ ट्रेड ऑफ हो सकते हैं, कुछ चल सकता है। टोटली अगर इंडिया को देखो वो प्रोटेक्ट अगर हो जाए उनका, एग्रीकल्चर में नहीं करेंगे मगर कहीं ना कहीं तो करेंगे। अमेरिका सेल्स, अब वी हैव एक्सपोर्ट टू यूनाइटेड स्टेट्स अबाउट $45 बिलियन जी। और जो इंडिया यहाँ भेज रहा है वो 88 बिलियन है जी जी। अभी 43 का ट्रेड डेफिसिट, उसको कैसे पैच करना है, सारा तो नहीं हो पाएगा बिल्कुल। लेकिन आपने बहुत अच्छी सजेशन दी है कि अगर डेयरी प्रोडक्शन को ही देखें तो भारत में तमाम तरह के जो है फूड प्रोसेसिंग अभी नहीं है। इस तरीके से जो है इस सेक्टर में जो है थोड़ी सी रियायत देकर इस डील को जो है अमली जामा, हकीकत का जामा पहनाया जा सकता है। समय समाप्त हो गया। आर.एस. बाजवा सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और स्ट्रेट टॉक के मंच से जुड़े आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग हियर। तो समय समाप्त हो गया है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। शिकागो से आर.एस. बाजवा सर लगातार जुड़े हुए थे और वो भारत के कृषि जगत पर अपनी राय रख रहे थे। बहुत ही अहम सुझाव भी उन्होंने सुझाए हैं। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं, हमें लेकर पहुंचाएं info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी जुड़े रहिए जस्ट टीवी पर। नमस्कार।